अरावली क्रिसमस और कुलदीप सिंह सेंगर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इसमें से कम एक टॉपिक पे दो लोगों से बहस ना की हो। हॉरिफिक थिंग्स आर हैपनिंग वन आफ्टर द अदर इन दिस कंट्री बाय आवर ओन पीपल, बाय आवर ओन गवर्नमेंट। तुम सही कह रहे हो, ऐसे लोगों को बेल नहीं मिलनी चाहिए, घसीट के जेल में डाल देना चाहिए। एंड डोंट वरी, वही हुआ। पीड़िता जब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट पे बैठी तो उसको घसीट के वहां से निकाला गया। एंड में हमेशा कहा जाता है कि अब तो कानून और न्यायपालिका पे विश्वास है। एंड आई डेयर टू से वो विश्वास लोगों का उठा है इस हफ्ते। ये पूरा 29 पेज का जजमेंट है, अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि हाँ, पहाड़ तो प्रोटेक्टेड है, पर पहाड़ क्या है, यू नो इफ बट ये प्रॉब्लम गलत हुआ है। आप टीवी से न्यूज नहीं ले रहे थे, आपने इन्फ्लुएंसर पे भरोसा किया और अब वो भी ये कर रहे हैं, तो एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो गया है। प्रधानमंत्री क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे और वहां उनके सपोर्टर्स तोड़फोड़ कर रहे थे और चर्च में घुसकर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को परेशान कर रहे थे। किस मुंह से तुम बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हो जब तुम्हारे यहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी को आके लोग ऐसे परेशान करते हैं? कुछ तो फोटोज ऐसी हैं जिसमें आप उनको टीनेज लड़कियां भी नहीं, वो टॉडलर्स हैं। मतलब देश की बेटियां चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि आपने कहा बेटी बचाओ, ये भी तो बताते कि आपके लोगों से। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां अब हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। अरावली क्रिसमस और कुलदीप सिंह सेंगर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इसमें से कम एक टॉपिक पे दो लोगों से बहस ना की हो। बहुत लोगों ने बहुत कंट्रोवर्सी की, बहुत मजा आएगा। बट शुरू करने से पहले एक गेम खेलते हैं। आपको बस बताना है कि जेल है या बेल है। रेडी? एक एजुकेशनिस्ट जो सस्टेनेबल सॉल्यूशन पे बहुत काम करता है, अपने इनोवेशन से आर्मी और गांव वालों की हेल्प करता है और लद्दाख के ट्राइबल लोगों के राइट्स के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करता है। जेल या बेल? जेल। एक बाबा जो कन्विक्टेड रेपिस्ट है, जेल या बेल? बेल। एक लड़का जो धुत नशे में अपनी महंगी गाड़ी से दो लोगों को रौंद देता है, जेल या बेल? बेल। एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो सालों से बिना ट्रायल के सलाखों के पीछे है, जेल या बेल? जेल। और एक पॉलिटिशियन जो अगेन एक कन्विक्टेड रेपिस्ट है, बेल। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ क्या स्कोर रहा तुम्हारा। बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर कुछ सालों पहले एक माइनर लड़की का करता है। लड़की बड़ी परेशान होती है, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, पर गिरफ्तारी होती है उसके पिताजी की, जिनकी कस्टडी में मौत हो जाती है। फिर एक आई विटनेस आता है, उसकी भी मौत हो जाती है। और फिर एक कार एक्सीडेंट में विक्टिम के दो फैमिली मेंबर्स और लॉयर उनको बिना नंबर प्लेट का ट्रक रौंद देता है, उनकी भी मौत हो जाती है। जॉली एलएलबी की स्क्रिप्ट से बेटर रियल लाइफ कहानी है ये। और तुम सही कह रहे हो, ऐसे लोगों को बेल नहीं मिलनी चाहिए, घसीट के जेल में डाल देना चाहिए। एंड डोंट वरी, वही हुआ। पीड़िता जब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट पे बैठी तो उसको घसीट के वहां से निकाला गया। देश की बेटियां चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि आपने कहा बेटी बचाओ, ये भी तो बताते कि आपके लोगों से। चंद्रिका बोलती है, दिस केस इज अ रिमाइंडर ऑफ हाउ पावर इज मिसयूज्ड एंड वॉइसेस आर साइलेंस्ड। द सिस्टम मस्ट प्रोटेक्ट सर्वाइवर्स, नॉट परपेट्रेटर्स। डू एवरी वुमन एंड हर फैमिली हैव टू स्ट्रगल एंड मेक देयर होल लाइफ मिजरेबल टू गेट जस्टिस? इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। अब तो अपने हाथों से या खुद ही को मार देना चाहिए रेपिस्ट को, क्योंकि झांसी की रानी बनो, खुद की सेफ्टी खुद करो। एंड आकृति डिडंट हेजिटेट। इतना भिखमंगा कानून हो गया है हमारे देश है, और फिर भी लोग बोलने से पहले एक बार नहीं शर्माते, मेरा भारत महान। Horrific things are happening one after the other in this country by our own people, by our own government. इसके बाद बहुत लोगों ने आउटरीच किया। इनफैक्ट कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ खुद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि भैया क्या कर रहे हो। कभी भी कुछ गलत होता है, लंबे टाइम तक जो कुछ भी हो, एंड में हमेशा कहा जाता है कि अब तो कानून और न्यायपालिका पर विश्वास है। एंड आई डेयर टू से वो विश्वास लोगों का उठा है इस हफ्ते। इस स्टोरी का एक और एस्पेक्ट जिस पे बहुत लोगों ने बात नहीं की, पर अगर आप केस बहुत लंबे टाइम तक फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा, विक्टिम पहली बार प्रोटेस्ट पे नहीं बैठी है। इसे अपनी इंसाफ की जंग लड़ने के लिए भी एक जंग लड़नी पड़ी थी। जब हुआ तो एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, एफआईआर लिखवाने के लिए। और जब ये पब्लिक में इश्यू बना तब जाके एफआईआर लिखी गई, और एफआईआर में भी सेंगर का नाम नहीं था। पहले एफआईआर नहीं लिखी, फिर उसका बाप मर गया, फिर उसकी फैमिली मार दी गई, आई विटनेस, लॉयर, सब करने के बाद भी इसको अगर बेल मिल जाए, क्या बोल दोगे तुम? ये हालत इतनी खराब है ना कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर मुझे लगता है इस पे सबको आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये इतना ऑब्वियसली गलत है।
और तुम अगर उनमें से होगे बोलोगे नहीं नहीं ये सब तो होता है, आई एम क्वाइट ए पॉलिटिकल, मैं ये सब नहीं, मेरे तो स्टोरीज पे एस्थेटिक अच्छा लगता है। तो दोस्त बोलते तो सब है, या तो तुम बोलते हो या तुम्हारा प्रिविलेज। पता नहीं तुम लोग तक ये वीडियो पहुंचेगी कि नहीं, पर उस थाने के जो पुलिस वाले थे ना, तुमने अच्छी घूस खाई होगी, महंगी दारू पीना और 2 पैग और पीना और ऊपर देख के थूक देना अपने, और भर के थूकना, क्योंकि जो नीचे गिर जाएगा उसको कुछ इन्फ्लुएंसर चाटने आएंगे। Which brings us to the अरावली केस। आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले कोर्ट का आदेश आया था कि अरावली में 100 मीटर से नीचे के पहाड़ों को हम पहाड़ नहीं मानेंगे। हमने संडे शो में डिस्कस किया था। फिर पिछले हफ्ते हमारे पास एक प्रमोशन आया, एक स्क्रिप्ट आई सामने से और उन्होंने बोला कि सुनो, जो तुमने बोला है ना उसका उल्टा ये वाली स्क्रिप्ट बोलो। मैंने कहा मैं ये नहीं कर पाऊंगा, क्लीवेज दिखा सकता हूँ। कह रहे नहीं उसके पैसे नहीं देंगे। फिर मैंने मोबाइल खोला तो कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ने वही सेम स्क्रिप्ट बोल रखी थी, सेम डिटो वर्ड टू वर्ड, कि लोग गलत समझ रहे हैं, दरअसल सरकार तो माइनिंग से बचाना चाह रही है। वो लक्ष्य चौधरी का मीम लगाना यहाँ पे, आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। अब उन्हीं के पॉइंट डिस्कस करते हैं, जिसमें ये तो मान रहे हैं कि 100 मीटर से नीचे वाले पहाड़ नहीं माने जाएंगे, और उसके भी अपने स्टैंडर्ड है। 100 मीटर स्टेट के लोएस्ट पॉइंट से नहीं, लोकल पॉइंट के हिसाब से। 6 इंच की हील पहन के ही सही, 6 फुट के तो है। और फिर बोला गया कि नहीं, आसपास के जो है उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे, पर 2 पहाड़ों की दूरी अगर 500 मीटर से कम है तो, अगर ज्यादा है तो ये तो नहीं लगा। एक और पॉइंट, मिनिमम एलिवेशन से अगर 3 डिग्री ऊपर है तो अरावली है, वरना श्रीवल्ली है। ये पूरा 29 पेज का जजमेंट है। अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि हाँ, पहाड़ तो प्रोटेक्टेड है, पर पहाड़ क्या है, इफ बट एट लीस्ट लेस देन, ये प्रॉब्लम है। क्यों प्रफुल्ल भाई, पैरों के नीचे जमीन किसकी? जस्टिफाई करने का एक और बहाना ये दिया गया कि अरे वहां पे तो पहले से इलीगल माइनिंग बढ़ रही थी, तो उस इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए हमें चेंज करना पड़ा। अरे यार, तुम लोग इतने पैसे खा रहे हो, एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर ही ले लो, वो कम से कम लॉजिकल पॉइंट्स तो लिखेगा। अगर माफिया पहाड़ काट रहा है तो माफिया पे फुल स्टॉप लगाओगे ना, पहाड़ की डेफिनेशन थोड़ी चेंज करोगे। एंड जितने भी ये स्क्रिप्ट पढ़ने वाले इन्फ्लुएंसर है ना, आप पैसे लेके खुद झूठ बोलते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो सच बोल रहे थे उनको झूठा बताने की क्या जरूरत थी? भाई ठीक है, आपको पैसे कमाने थे, पर आप में से कई लोगों के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी तो कोई चीज थी। ये पैसा तुमने उस जंगल की नीलामी का खाया है, जो अगर ना हो तो छोटे छोटे बच्चे कैंसर से मरेंगे। तुमने इनके बारे में कुछ नहीं सोचा, बस कैंपेन कर दिया। एंड जनता भी तुम्हें और रीलें मिलेंगी जिसमें वो जेनजी प्रोटेस्ट की बात करेंगे। एक और कैंपेन आया है अभी। एंड टू ऑल द इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने अपना ईमान बेचा, देखो दोस्तों, मेरी ऑडियंस को पता है मैं कोई मोरल लेक्चर नहीं देता, पर ये ठीक नहीं था। बन लिए किसी के मिट्ठू, ले लिए पैसे, अब क्या करोगे इस पैसे का? अगले क्रिएटर इवेंट में जाने के लिए कार्टियर का परफ्यूम खरीदोगे? यही है जिंदगी। जब आप टीवी मीडिया को गाली दे के खुद वो काम करते हो ना, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे भी आती है। कितना भी महंगा शीशा खरीद लो, शक्ल आपको अपनी देखनी है। और अगर पैसे ले भी रहे थे तो तुम्हारी ऑडियंस तुम पे भरोसा करती है, कम से कम इतना करते कि उनको बता देते कि ये पेड कैंपेन है, #ऐड लगा देते। ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना। और अगर एजेंसी वाले मना कर रहे थे तो नहीं लेते कैंपेन। इज्जत की पार्लेजी दलाली की पेडिग्री से बेहतर होती है। मेरे पास ज्यादा ब्रांड नहीं आते, मेरी ऑडियंस से पूछो, भीख मांगता हूं इन लोगों से। लेकिन फिर एक ब्रांड आया था, मुंह मांगा पैसा दे रहे थे, बोले आपको हमारे पोर्ट की तारीफ करनी है, प्रो इंडिया कैंपेन करना है। मैंने कहा कर दूंगा, पर बोले एक शर्त है, आप अपनी ऑडियंस को ये नहीं बताओगे कि एड है या पेड कैंपेन, हम आपको टैग तक नहीं लगाने देंगे। तो मैंने कहा अच्छा, पैसे कितने दोगे? कह रहे कितने चाहिए। एथेनॉल के टाइम पे, वनतारा के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कैंपेन आते हैं, पर नहीं लेते, क्योंकि एजेंसी वाले बोलते हैं कि बताना मत कि पेड है। कैसे नहीं बताऊं मेरे एजेंसी वाले दोस्तों, रोज सुबह कैमरा से पहले शीशा देखता हूं। एंड टू द ऑडियंस आई नो गलत हुआ है, आप टीवी से न्यूज नहीं ले रहे थे, आपने इन्फ्लुएंसर पे भरोसा किया और अब वो भी ये कर रहे हैं, तो एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो गया है। मैं बाकियों का नहीं कह सकता, अपना बता देता हूं। मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, हजारों टॉपिक्स पे बात कर चुका हूं, और कई बार ऐसा हुआ होगा जब तुम मुझसे डिसएग्री किए होगे, पर वो मेरे अपने बायस थे। अपने विचारों को कभी मैंने बेचा नहीं है। तुम चाहे फ्लेक्स कह लो, पर जितने पैसे हैं नहीं ना मेरे पास, उतने ठुकरा देता हूं। और अगर तुम यहां बोलो कि नहीं नहीं तू आज हीरो बन रहा है, कल बिक जाएगा, तो ये सुन लो, जिस दिन पैसे लेके करूंगा ना, बता के करूंगा। अपनी चोरी भी ईमानदारी की होगी, पर नेशनलिज्म के नाम पे फुद्दू नहीं काटूंगा तुम्हारा। अब तुम बताओ, लाइक करोगे? आज मूड नहीं कर रहा। अरे यार, इतनी लंबी स्पीच दी, वैसे तो तुम करते नहीं, मैंने सोचा इमोशनल मैनिपुलेट करके करवा लूं। नहीं करोगे? ठीक है, हाँ भैया तुम भेजो स्क्रिप्ट। अरे कौन से पत्थर को पहाड़ बताना है, तुम बताओ तो। एनीवे, साल खत्म होने वाला है। 25 दिसंबर के मौके पर मोदी जी ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया, अपनी स्पीच दी और कहा कि मेरा जीसस के साथ पुराना नाता रहा है। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो
मेरा संबंध कोई नया नहीं है। अब यहाँ प्रधानमंत्री क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे और वहां उनके सपोर्टर्स छोटे छोटे दुकानदारों को, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को उनकी झांकियों में तोड़फोड़ कर रहे थे और चर्च में घुसकर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को परेशान कर रहे थे। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। किसने बोला तुझे ये हिंदू राष्ट्र है? तुम बनाने पे लगे हो, लेकिन अभी तो सेक्युलर ही है। बाय द वे, जिसको ये परेशान कर रही है वो महिला देख नहीं सकती थी। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? Utter joblessness, wasting productive time and killing the poor vendors. What the hell government is doing? Then they cry about minority rights in other countries. How are we different from Bangladesh then? हाँ, बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि बांग्लादेश में जो हो रहा है माइनॉरिटी से, बांग्लादेश में उनके खिलाफ तो सबने बोला। जो अपने ही देश में माइनॉरिटी के खिलाफ हुआ उस पर तुम्हारी आवाज निकली। Even Lord Ram will be ashamed with this behavior. अब तो कुछ लोग मांग भी नहीं कर रहे हैं, मान के बैठ गए कि हिंदू राष्ट्र है। चलो मुसलमानों का मान लिया, दाढ़ी टोपी वाले तो है ही खराब। आमिर भाई ने भी मेरा स्प्लिट वाइज क्लियर नहीं किया। लेकिन फिर सिख और क्रिश्चियंस, अब अगला कौन है? जैन है। महावीर जयंती पे भी यही करोगे? बहुत सही लिखा किसी ने, द साइलेंस ऑफ द मेजॉरिटी एंड द इनएक्शन बाय पॉलिटिशियंस एंड पुलिस अलाउज दीस हुलिगन्स फुल फ्रीडम। और ये बिल्कुल सही बात है। ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम आम लोग ये सब देख के इतने लंबे समय तक शांत रहे कि आज कोई भी बेरोजगार टिटपुंजी आके अपने आप को फन्ने खा समझता है। ये जो अंधी औरत को परेशान कर रहे हैं, 1% माइनॉरिटी वालों को परेशान कर रहे हैं, दूसरे के धर्म को गाली दे रहे हैं, चर्च में एक हिम्न इनसे सहन नहीं होती, बाहर जाके नारे लगाते हैं। अगर ये हिंदू धर्म की रखवाली कर रहे हैं ना, तो मैं पग पहन के चर्च के अंदर कलमा पढ़ना चाहूंगा। एक यूजर ने और कमेंट किया था, इंडिया इज डिस्ट्रॉइंग इट्स रेप्यूटेशन इंटरनेशनली विद सच एक्ट्स ऑफ इंटिमिडेशन एंड इंटॉलरेंस। भाई बिल्कुल सही है। इन लोगों को कोई आइडिया भी नहीं है कि ये इंडिया की सोशल फैब्रिक और इंडिया की इमेज को कितना हर्ट कर रहे हैं। मैं भी रिसेंटली विदेश में एक कॉन्फ्रेंस में गया था। वहां पे 16 अलग अलग देशों के लोग आए हुए थे और जब वहां पे ओरिएंटेशन हो रहा था तो जो होस्ट था उसने पता मुझे कैसे इंट्रोड्यूस किया? सबको देख के बोला कि वी आर ऑल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एंड डाइवर्स कल्चर्स। ओ, टॉकिंग ऑफ डाइवर्सिटी, वी हैव समवन फ्रॉम इंडिया। ये है इंडिया की रेपुटेशन, सर्वधर्म संवाद। हम अपने प्यार, सद्भाव, डाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं। किस मुंह से तुम बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठाते हो जब तुम्हारे यहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी को आके लोग ऐसे परेशान कर? पड़ोस के घर का धुआं दिख रहा है, तुम्हारे खुद के घर में लोग आग लगा रहे हैं, वो नहीं रोकी जा रही। सड़क पे एक आदमी बस क्रिसमस की कैप बेच रहा था। गरीब आदमी 5-10 रुपए कमाएगा, घर पे जाके आटा चावल आएगा, ये अपनी गाड़ी से रुक के कहता है तू कैसे बेच रहा है यहाँ पे? और आसपास के लोग सहन कर रहे हैं ये सब। भाई इतना मोरल डीके कब से हो गया हमारा? सॉरी, आई एम नॉट जोकिंग अबाउट दिस, बट नॉट ओके। और वो बेचेंगे प्रोपेगेंडा, तुम खरीदते रहो कि विदेश में हमारा नाम शोहरत उठ रहा है। इसके बाद कोई पूछेगा भी नहीं, नफरत करेंगे लोग इंडियंस से। असली देशभक्त हो तो इस पे आवाज उठाओ। जाने से पहले T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हो गया है। शुभमन गिल उसका पार्ट नहीं है। ईशान किशन इज बैक और पूरी टीम आपके सामने है, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो। भाई इंडिया का डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी चल रहा है, जिसमें विराट कोहली ने एक और सेंचुरी मारी है और एक मैच में बिहार की टीम ने 574 रन बनाए, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 190 रन बनाए एक मैच में। और उस तरफ चल रहा है एशेज, जहां पे 5 मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलिया 3-0 से जीत गई है। और स्टार्क क्या बॉलिंग कर रहा है। मेरा अभी तक का फेवरेट बॉलर डेल स्टेन है, बट आई थिंक स्टार्क इज टेकिंग दैट स्पॉट। आई क्या पीक बॉलर है यार वो। चलो जल्दी से तुम्हें एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बता देता हूं, जिसकी और फोटोज और डॉक्यूमेंट्स और डेटा इस हफ्ते रिलीज किया गया। कई सारी पिक्चर्स रिलीज करे गए, कई सारे डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए, चैट रिकॉर्ड्स, फ्लाइट डेटा, बहुत कुछ रिलीज किया गया है। हालांकि उसमें से काफी कुछ रिडेक्टेड था, मतलब विक्टिम्स के नाम, फोटोज और कई बार इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी बिल्कुल ब्लैकआउट कर दी गई। हो सकता तुम्हें नहीं पता हो, पर अगर नहीं पता तो जल्दी से बता देता हूं एप्स्टीन फाइल का केस क्या था। हॉलीवुड का बहुत कनेक्टेड आदमी, पॉलिटिशियन, एक्टर, हर जगह सबको जानता था। बेसिकली उनका राजीव शुक्ला, पर हरकतें आसाराम वाली। इसके अपना एक आइलैंड था जहां पे बड़े बड़े बिलियनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स, पॉलिटिशियंस को बुलाता था और उनको माइनर लड़कियां डिलीवर करता था। बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंग, उस टाइम के अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, हमारे एक नेता हरदीप सिंह पुरी, बहुत लोगों का नाम आया है इसमें। और ये पूरा पीडोफाइल सेक्स रैकेट चल रहा था यहाँ पे। जो फोटोज रिलीज हुई हैं इस हफ्ते, कुछ तो फोटोज ऐसी हैं जिसमें आप उनको टीनेज लड़कियां भी नहीं, वो टॉडलर्स हैं, मतलब ऐसी ऐसी घिनौनी हरकत हो रही थी। चलो स्टार्टर हो गए हैं, अब आते हैं कोर न्यूज, मेन कोर्स की तरफ। खाने के साथ थोड़ा अचार, और अब पेश है संडे शो में
पहली खबर है वेस्ट बंगाल से, जहां पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने स्टेट असेंबली में पास हुए 3 बिल्स को रिजेक्ट कर दिया। कोई भी बिल होता है ना, उसको पहले प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर चाहिए होता है, उन्होंने कहा नहीं करेंगे, क्योंकि इन बिल के द्वारा बंगाल सरकार कोशिश कर रही है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें जो चांसलर की पोजीशन होती है उसे गवर्नर से लेकर चीफ मिनिस्टर को दे दिया जाए। अब पावर गवर्नर से लेकर चीफ मिनिस्टर को देने में इसलिए दिक्कत क्योंकि गवर्नर सेंटर का, केंद्र सरकार का व्यक्ति होता है बीजेपी और चीफ मिनिस्टर होती है ममता बनर्जी। एंड हियर आई सपोर्ट फॉर अदर रीजंस, क्योंकि ममता दीदी अगर चांसलर बन गई और कोई कांड हो गया तो बोलेंगी कि 10 बजे के बाद तुम ही बाहर क्यों थे, और ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ तो खुद अपने ही खिलाफ धरने पे बैठ जाएंगी। और यहाँ दोस्तों मैं खुल के बोल सकता हूं, क्योंकि जो खुद सफेद कपड़ा पहनते हो दूसरों को थोड़ी बोल पाएंगे। खैर 2022 से स्टेट असेंबलीज ने 3 बिल पास किए थे, यानी कि वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल, आलिया यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल और वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अमेंडमेंट बिल। राज्य सरकार का कहना है कि अगर सीएम चांसलर बनेगी तो भाई फंक्शनिंग बहुत स्मूथ होगी, और केंद्र सरकार का कहना है कि गवर्नर को चांसलर रहने तो हमें ओवरऑल देखना होता है एजुकेशन का, और दोनों ही अपनी जगह गलत है। क्योंकि देखो होता क्या है कि हर पार्टी का ना अपना एक आइडियोलॉजिकल और स्टूडेंट बेस होता है, अपनी सबकी स्टूडेंट पार्टीज होती हैं, और वो सब चाहते हैं कि हमारा आदमी चांसलर, वाइस चांसलर की पोजीशन पर है ताकि हम इंस्टीट्यूशनल और आइडियोलॉजिकल दबदबा बनाए रख सकें। समझे नहीं समझे कोई बात नहीं, अगली न्यूज पे आते हैं। बीते दिनों यूक्रेन से एक वीडियो वायरल हुई जिसमें अपने गुजरात के मोरबी का एक लड़का था। अपेरेंटली रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेनियंस ने उसे पकड़ लिया था, फिर उसकी ये वीडियो सामने आती है। नमस्कार, मेरा नाम माजुदी साहिल मोहम्मद हुसैन है। मैं गुजरात राज्य से हूँ। 2024 में मैं रशिया में अपनी स्टडीज के लिए आया था। तो रशिया में कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से ड्रग केस में फंस गया हूँ। हालांकि मैंने इस मामले में कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी 7 सालों की जेल हुई है। और जेल के अंदर कुछ पुलिस वालों के बहकावे में आने की वजह से रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो एक सबसे बड़ी गलती है। फिलहाल मैं यूक्रेन में फंसा हुआ हूँ एज लाइक वॉर क्रिमिनल। फिलहाल तो अभी होपलेस हूँ। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। इस पर पब्लिक के कई तरह के रिएक्शंस आए। हंसराज आनंद पूछते हैं वेयर इज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? ये तो वैसे भी स्पेशल स्टेट से है बेचारा। ये सारे मुस्लिम ही क्यों होते हैं? रशिया में हिंदू लोग भी तो होते हैं, उनके साथ तो ऐसा नहीं होता। क्या करोगे तुम, हर जगह हिंदू मुस्लिम। बट ठीक है, कमेंट आए, मुझे दिखाना पड़ेगा। पक्का पाकिस्तान का दलाल होगा 200%, 100% भी नहीं, 200%। बट ठीक है आदित्य बाबू, 825 मुसलमान आदमी है, आपने सोच लिया पक्का 100% क्रिमिनल, 200% पाकिस्तानी होगा। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट सरप्राइज्ड इन यू। पर पता भाई, कुछ टाइम पहले जयपुर का एक मनोज शेखावत नाम का लड़का था, उसकी भी ऐसी वीडियो वायरल हुई थी। हम 2 आदमी हैं, ये देखो मार्को एजेंटों ने फंसा दिया। मैं राजस्थान का हूँ, ये हरियाणा का है भाई। फिर तुम्हें याद हो एक यूपी का लड़का था जिसकी सऊदी से वीडियो वायरल हुई थी। हम भैया सऊदी आई है, हमका सऊदी फंस गया है, कपिलवा पासपोर्ट लाइने। एंड ऑन डिगिंग डीप हमें पता चला कि ये सिर्फ 2-4 लोगों की नहीं, लाखों लोगों की कहानी है। इस टाइम पे देश विदेश में ऐसे लाखों इंडियन बच्चे हैं जिनको बाहर जाके एक अच्छी नौकरी का सपना दिखाया जाता है, उनसे लाखों रुपए लिए जाते हैं, और अगर पहुंच जाते हैं तो अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां से वो निकल ही नहीं पाते। अच्छे दिन या दैट साउंड सिमिलर। तो अंततः ये कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, देश से कब निकलते हैं, विदेश में कब फंस जाते हैं, अगर इनके साथ एजेंट्स फ्रॉड करते हैं तो कैसे, ये बाहर देशों में किन समस्याओं में फंसे हुए हैं, और अगर आप भी विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आप इन समस्याओं से कैसे बच सकते हैं, एवरीथिंग इन द स्पॉटलाइट दिस वीक। Now first things first, हम बात कर रहे हैं यहां पर इमिग्रेशन की, इमिग्रेशन की नहीं। अंतर क्या होता है, अगर मान लो विदेश अमेरिका में बहुत सारे देशों से लोग आ रहे हैं तो उनके लिए इमिग्रेशन हो रहा है, पर अगर इंडिया जैसे देश से बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं तो हमारे लिए वो इमिग्रेशन है। एंड दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच आई जस्ट लर्नड लास्ट नाइट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पता नहीं आपके टाइमलाइन पे ये आया है कि नहीं आया है, पर ऐसे बहुत सारी रिसेंटली वीडियोस वायरल हुई हैं। कुछ भारतीय बच्चे रशिया यूक्रेन वॉर में फंसा दिए गए, कुछ डंकी के रास्ते अमेरिका जा रहे थे, वहां पकड़े गए, कुछ सऊदी में फंस गए, कुछ कतार में फंस गए, कुछ को यूरोप से डिपोर्ट कर दिया गया, और फिर वो वीडियो बना के बोलते हैं मोदी जी, जयशंकर जी हमारी मदद कीजिए, हम फंस गए। और ये बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, माइग्रेंट पॉपुलेशन भी दुनिया भर में भारत की सबसे ज्यादा है। लगभग 2 करोड़ भारतीय मूल के लोग विदेश में रहते हैं ऑफिशियल। जितना हमारा डायस्पोरा है, कई सारे देशों की पॉपुलेशन नहीं होती उतनी।
और ये विदेशों में जाने वाला जो ट्रेंड है, ये दो चीजों से बढ़ा। एक तो 1990s में जब लिबरलाइजेशन हुआ, इकोनॉमी खुली, तब बहुत भारतीय बाहर गए, और दूसरा जब यशराज की पिक्चरों में शाहरुख खान यूरोप में नाचता घूमने लगा। तुम बताओ स्विट्जरलैंड की ऐसी कौन सी गली है जिसे शाहरुख खान ने 4 एंगल से क्रॉस नहीं किया। बट कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन होता है वो होता है वेस्ट एशियन और गल्फ कंट्रीज में, जैसे यूएई, अबू धाबी, कतार, कुवैत, इन सारी जगह पे। ये पिछले 10-20 सालों में ही बड़े देश बने, और जब ये बन रहे थे तो उनको बहुत सारे लेबर की जरूरत थी। तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया से बहुत सारे लोग इन्फ्लक्स किए। ये वाला ग्राफ देखो एक बार, ज्यादातर वेस्टर्न एशिया में जाते हैं, फिर अमेरिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर कुछ साउथ ईस्टर्न एशिया, मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह। अब ये कोई डेटा नहीं है, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग से बता रहा हूं। पहले जो समृद्ध भारतीय थे वो यूएस बहुत जाते थे, फिर कनाडा एक अच्छा रास्ता बन गया, आजकल ऑस्ट्रेलिया बहुत जा रहे हैं। यूरोप में भी बहुत माइग्रेशन हुआ है, बट यूएस कनाडा के कंपैरिजन में थोड़ा कम। अब ये तो वो लोग हैं जो लीगली माइग्रेट किए हैं। इलीगली ऐसे कितने लाखों लोग हैं जो बाहर जाते हैं। जितना गरीबों में सरकारी नौकरी का क्रेज होता है, उतना अमीरों में विदेशी नौकरी का। भाई बहुत सॉलिड लाइन बोल दी मैंने यहाँ पे, अभी इसको कोट वोट कर देना कुछ। ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। इनफैक्ट सिर्फ यूएस में 7 लाख से ज्यादा इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, उनका खुद का डेटा है ये। अमेरिका इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब अगर आप कभी विदेश गए हो या आगे जाके जाओ तो आप समझोगे कि बहुत झंझट होती है। पहले वीजा अप्लाई करना होता है, फिर 50 पैरामीटर उनके होते हैं, बैंक में इतने खाते चाहिए, वहां किसको जानते हो, होटल बुकिंग कहाँ है, फिर वो वीजा अप्रूव करते हैं, बहुत झमेले होते हैं। पर ये लोग बिना किसी वीजा के, बिना किसी जॉब के कैसे पहुंच जा रहे हैं? और यहां आता है बड़ा वीजा एजेंसी मार्केट। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़, केरला, कई सारे स्टेट्स में ये ट्रेंड है। इतने सारे यंग लोग हैं जो बस पागल हैं विदेश जाने के लिए। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਬਾਈ ਏਅਰ ਦੀ ਡੋਂਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 'ਚ 60 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, अगर जंगल की डोंकी है 30 तो लेके 45 लाख रुपए। रीजन वही है, या तो कोई उनका कोई दोस्त रिश्तेदार गया हो कि उनकी स्टोरीज देख ली, सोशल वैलिडेशन भी होता है ना, या किसी एजेंट के बहकावे में आ जाते हैं, या जो गांव में रहते हैं जिनका एक्सपोजर उतना नहीं है, उनको तो ये लगता है कि एक बार विदेश में गए जिंदगी सॉर्ट, वहां बहुत अच्छी हावो हवा है, सब बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, बढ़िया है, सब जॉली जॉली है। तुम लाखों बच्चे मान के बैठे हैं। तुम नहीं मान रहे हो ना, कभी पंजाब जाओ या किसी पंजाबी से पूछो, सड़क पे ड्राइव करोगे होर्डिंग ही होर्डिंग दिखेंगी तुम्हें। आइल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वीजा एजेंसीज, एजुकेशन कंसल्टेंट, ओवरसीज करियर कंसल्टेंट, यहां तक कि उनके अखबारों में जो मैट्रिमोनियल तक छपते हैं ना, उसमें भी ये आता है कि विदेश पहुंच जाओ, विदेश पहुंच जाओ। एग्जाम्पल के लिए हरियाणा के किसी गांव का लड़का इमेजिन करो, सूरज, उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास कोई फ्यूचर नहीं है, उसका कोई पड़ोस दोस्त रिश्तेदार होगा जो विदेश गया होगा, उसकी स्टोरीज देख रहा है, गाने वाने देख रहा है, हर जगह उसको विदेश चमचमा रहा है, और उन्हीं सपनों को बेचने के लिए उसके पास आती हैं एजेंसीज कि बस पासपोर्ट बनवा लो और 20 लाख रुपए हमें दे दो, हम तुम्हें विदेश पहुंचा देंगे। अब या तो लोन लेगा, पैसे मांगेगा, या पुश्तैनी जमीन बेच देगा, 20-30 लाख रुपए इस एजेंट को देगा। और ये एजेंट्स का नेटवर्क ऐसा होता है, इसको विदेश पहुंचा भी देंगे। फिर उसे समझ में आता है यूरोप पहुंचना एक बात, वहां सर्वाइव करना दूसरी बात। 3 यूरो की पानी की बोतल, 4 यूरो का चिप्स का पैकेट, और सूसू करने के भी 100 रुपए लगते हैं वहां पे, मैंने दिए थे। और वहां पे ना बहुत सेल्फ इंडिपेंडेंट वाला सिस्टम होता है, यहाँ अपनी तरह नहीं है पड़े पड़े बिस्तर पे चाय आ गई। वहां घर, टॉयलेट, बर्तन, कपड़े सब खुद करना पड़ता है। जो विदेश से देख रहा होगा ना, वो इतना रिलेट किया होगा। तो फिर होता क्या है, जो बेडरूम से बाथरूम जाने में आलस करते थे, फिर वहां जाके 2-2 शिफ्टें करते हैं, वेटर, डिलीवरी बॉय, ये वाले काम करते हैं। फिर पूरा सपना सर्वाइवल हो जाता है। जिंदगी जीते नहीं है वहां पे, काटते हैं। शुभ के गाने वाली एक्सपेक्टेशन होती है और रियलिटी में रंजीत बाबा। और सबसे ज्यादा खराब होती हैं ये एजेंसीज। लोग अपना घर, जायदाद, जमीन, जेवरात बेच के इनको 20-30 लाख रुपए देते हैं। ये एजेंसीज टारगेट करती हैं उन यूथ को जिनका बाहर जाने के लिए बजट तो है, पैसा तो जुगाड़ लेंगे, पर उनको वीजा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि लीगली माइग्रेट करने के लिए कुछ पैरामीटर होते हैं। या तो आपके पास उतनी सोशल स्टैंडिंग होनी चाहिए, एक नौकरी होनी चाहिए, या कोई पर्पस होना चाहिए। यहाँ ना आइल्स क्रैक हुआ है, ना नौकरी है, ना कॉलेज एडमिशन हुआ है, बस इच्छा है बाहर जाने की। सोशल मीडिया पे ऐड चलाए जाते हैं कि आपकी चॉइस के देश में पहुंचा देंगे। ना तुम्हें आइल्स क्लियर करना, ना तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना, ना नौकरी लगानी, वीजा भी नहीं चाहिए, तुम बस पैसे दो। कभी कभी फेक जॉब एग्रीमेंट तक दिखा दिया जाता है, लाखों रुपए ले लिए जाते हैं, और फिर इनको उस रास्ते से ले जाया जाता है जो इनको बनाया गया था। डंकी देखिए ना वो शाहरुख खान की पिक्चर। निकले थे कभी हम घर से, और सबसे पहले इनसे एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है कि जो कुछ हो रहा है आपकी मर्जी से हो रहा है, अगर कुछ यहां वहां हुआ तो हमारी कोई गारंटी नहीं।
और फिर इनको ले जाया जाता है यहाँ से कहीं मलेशिया, कहीं कतर, फिर कहीं साउथ अमेरिकन कंट्रीज, फिर कोलंबिया। एक पूरा नेटवर्क बनाया जाता है। खतरनाक जंगलों से गुजरना पड़ता है, कई देशों के बॉर्डर से चुपके से क्रॉस करना पड़ता है, जान का रिस्क रहता है, कई लोग रास्ते में मर जाते हैं। और अगर कैसी करके पहुंच गए, अब तुम्हारे पास वीजा है नहीं, पासपोर्ट इन लोगों ने रख लिया है, तो कैसे सर्वाइव करोगे? फिर इनको लेबर इंटेंसिव या रिस्की जॉब्स में डाला जाता है, ड्रग्स की स्मगलिंग, मिलिट्री, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और अगर बहुत लकी रहे तो ट्रक ड्राइवर, क्रेन ऑपरेटर। पैसे ढंग के मिलते नहीं है, पासपोर्ट वीजा तुम्हारा जब्त है, तुम कहीं जा नहीं सकते, और पुलिस के पास कहां से जाओगे? इलीगली आए हो। और इस देश की पुलिस कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ट्रैप्ड। अगर नहीं पकड़े गए तो ऐसी जिंदगी, और पकड़े गए तो हथकड़ियों में क्रिमिनल्स की तरह डिपोर्ट। तो बचा कैसे जाए? देखो, अगर माइग्रेट करना है, कोशिश करो आइल्स क्लियर करो, कोई नौकरी लगे तुम्हारी, एज अ रिसोर्स, एज अ स्किल्ड प्रोफेशनल जाओगे तो वहां के लोग भी तुम्हें वेलकम करेंगे। बट बिना वीजा, बिना जॉब ऑफर के फंसने वाले हो। ऐसे नहीं होता कि विदेश में जाओ वहां जॉब लग जाएगी, बिना अप्लाई किए क्रीम भी नहीं लगती, जॉब कैसे लग जाएगी? ऐसा नहीं है कि सारी एजेंसीज ऐसी हैं, बहुत सारी एजेंसीज क्रेडिबल भी हैं, वो तुम्हारा ढंग से वीजा भी लगवाएंगी, पर फिर भी अपने एंड से क्रॉस चेक करो। हर देश में एक इंडियन एम्बेसी होती है, उसको कॉन्टैक्ट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना पासपोर्ट हैंड ओवर मत करना किसी को। आदमी अपने जीवन में सोसाइटी की सीढ़ी चढ़ना चाहता है। सत्या नडेला, इंदिरा नूई, सुंदर पिचाई, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट करके बहुत कुछ अचीव किया है, बट लीगली सही तरीके से। एनीवे, ये था इस हफ्ते का स्पॉटलाइट। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, और हम बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग बोले ऐसे कैसे बोल दिया, जो देश छोड़ना चाहता है वो छोड़ सकता है। नहीं भाई, बहुत लोग छोड़ना चाहते हैं। ऐसे ही नहीं, हर साल हजारों मिलियनेयर्स देश छोड़ देते हैं। इनफैक्ट मिलियनेयर्स छोड़ो, जो आम आदमी है वो भी यही कह रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, काउंटरिंग दिल्ली एनसीआर पोल्यूशन एंड अलाइनिंग सॉल्यूशन। यहाँ पे बेसिकली एक सर्वे किया गया, जहां पे दिल्ली के 17,000 लोगों से पूछा गया कि जैसे हालात चल रहे हैं, आप दिल्ली में रहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो 40% लोगों ने ये कहा कि नहीं भैया, हम तो छोड़ना चाहते हैं। काउंट मी इन। अब तुम सोचो, दिल्ली लोग क्यों छोड़ना चाहें? बढ़िया आराम से छोले भटूरे, चांदनी चौक, जाकिर नगर, बट आबो हवा भी तो नहीं है। एंड इट्स नॉट जस्ट द लिविंग कॉस्ट बट ऑल्सो द फाइनेंशियल कॉस्ट। हर साल देश को सिर्फ वायु प्रदूषण, सिर्फ एयर पोल्यूशन से $40 बिलियन का नुकसान होता है। इसमें से 65,000 करोड़ का सिर्फ दिल्ली को नुकसान होता है। और यही दोस्तों मेरी समझ खत्म हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है आपकी मेरी हेल्थ से इन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जिसकी पूरी जिंदगी ही पैसा है, जो कैपिटलिस्ट माइंडसेट है, उनको कौन समझाए कि भाई तुम्हारी सेहत के साथ तुम्हारी जेब भी कट रही है। पर ठीक है, लो कमिलियाज में 80 करोड़ का फ्लैट, चाहे 80 मीटर का व्यू नहीं दिख रहा हो वहां से। अब जब हालत इतनी खराब चल रही है कि आप हमारा फंडामेंटल राइट क्लीन एयर नहीं दे पा रहे, तो आप सरकार से कम इतना एक्सपेक्ट तो करोगे कि हमें ये एयर प्यूरिफायर तो खरीदने दें। इसी को लेकर किसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL दर्ज की, जिसमें सरकार से गुहार लगाई गई कि एयर प्यूरिफायर अब एक लग्जरी आइटम नहीं है, ये एक नेसेसरी आइटम है, इसलिए इसमें GST 18% से कम कर करके 5% की जाए। सांस नहीं ले सकते, सस्ता एयर प्यूरिफायर तो ले सकते हैं ना। ये PIL 2020 के एक नोटिफिकेशन पे बेस्ड है, जो कहते हैं कि एयर प्यूरिफायर को एक मेडिकल डिवाइस ट्रीट किया जाना चाहिए, मतलब कि उस पर कम टैक्स लगाना चाहिए। फेयर इनफ, द गवर्नमेंट डजंट थिंक सो। हाईकोर्ट ने 10 दिन का समय मांगा इनसे जवाब देने को, और सरकार का कहना है कि रुक जाओ, ऐसे थोड़ी GST कम कर देंगे, थोड़ा मीटिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा, रिट वेट डालनी पड़ेगी, समझो, ठहरो, जहर सूंघो थोड़ी देर। ऑफिशियल टर्म बताऊं, वी कांट डू दिस टू सून, क्योंकि ये ना GST काउंसिल की बात है। इट इज अ मैटर ऑफ डिलिबरेशन बाय द स्टेक होल्डर्स एंड लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशंस, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू डू मीटिंग। एंड तुम्हारी यहाँ लोगों की सांसें जा रही है, बच्चों को कैंसर हो रहा है, और ये कह रहे हैं मैं डेलिबरेशन करनी है, मीटिंग करनी है, मीटिंग करेंगे, करिए मीटिंग। लाल हुआ आप मिट्टी। अगली खबर है अखलाक केस से रिलेटेड। उसके पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। बहुत टाइम पहले उत्तर प्रदेश में अखलाक लिंचिंग केस बहुत वायरल हुआ था, जहां पे मोहम्मद अखलाक के घर में कुछ गुंडे घुस गए थे, उनके फ्रिज में से उन्होंने देखा मीट है, बोला बीफ है, और उसके पीछे उनकी मार के हत्या कर दी गई थी। वो तो बाद में पता चला था कि वो जो अंदर था वो बीफ भी नहीं था। केस चला था, जो आरोपी हुए थे उनको सजा सुनाई गई थी। लेकिन फिर यूपी गवर्नमेंट ने अखलाक केस के अक्यूज पर केस जो लगाया उसको रद्द करने की पिटीशन डाली, जिसे हाल ही में सूरजपुर कोर्ट ने रद्द किया। अब अगर आप बोलो कि एक आदमी का लिंचिंग केस हुआ, उसके आरोपियों को एक सरकार डिफेंड कर रही है, तो इट इज व्हाट इट इज माय फ्रेंड, दैट्स अ कंट्री वी आर लिविंग इन। अब इनके आर्ग्यूमेंट सुनो। कहते हैं कि मॉब लिंचिंग की जो विटनेस टेस्टिमनीज हैं ये इनकंसिस्टेंट है। कोई कह रहा है 15 लोग हैं, कोई कह रहा है 18 है, कोई कह रहा है 20 हैं। ये तो इनकंसिस्टेंट हुआ ना।
एक्चुअली इट मेक्स सेंस। अगली बार कोई भीड़ किसी को मारने पे तुली हो तो कोई आदमी प्लीज रोक के एक बार हेड काउंट ले लेना। दूसरा, भीड़ ने पीट पीट के मार तो डाला पर अक्यूज्ड के पास कोई हथियार नहीं मिला है। सही बात है, क्राइम सिर्फ असले से होता है, लात घूसे मुक्के मारना कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात थोड़ी है। और लास्ट जो मृतक है उसकी आरोपी से पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी। पॉइंट टू बी नोटेड, पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी, मतलब उसको सिर्फ उसके नाम के चक्कर में मार। ओ, ये तो बोल नहीं सकते। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। खैर ये केस बताना बहुत जरूरी था क्योंकि इस वक्त जैसे हालात चल रहे हैं देश की जुडिशरी पे लोगों का भरोसा थोड़ा सा कमजोर होता दिख रहा है। तो ऐसे में जहां कोर्ट ना सिर्फ कोई पिटीशन रिजेक्ट करे बल्कि एविडेंसेस को सिक्योर करने की भी बात कहे, शुड बी टोल्ड। अगली खबर है फाइनेंस से, नहीं एक्चुअली पॉलिटिक्स से या पॉलिटिकल फाइनेंस से। अरे कहना क्या चाहते हो? हाल ही में डेटा आया है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कितनी कॉर्पोरेट फंडिंग मिली है ना। अभी तुमने देखा होगा कि टाटा ग्रुप ने बीजेपी को कितने की फंडिंग दी, तुमने अभी न्यूज सुनी होगी। पिछले 6 साल में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट फंडिंग मिली है, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, इट इज द भारतीय जनता पार्टी। 6000 करोड़ की फंडिंग मिली है ना। सेकेंड पार्टी कांग्रेस से 12 गुना ज्यादा। देखो देश में माहौल जो भी चल रहा हो ना, कॉर्पोरेट कंपनीज झंडे की तरह होती हैं। हवा का रुख किस तरफ है इनको देख लो, समझ में आ जाएगा। अनदर डीप लाइन। और पहले के टाइम से पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा अब ज्यादा मिलने लगा है। अगर आपको याद हो कुछ टाइम पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का केस आया था, बट इलेक्शन के कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने वो सिस्टम खत्म कर दिया था। अब डोनर्स के नाम पब्लिक हो गए हैं। सबसे ज्यादा कौन से कॉर्पोरेट्स हैं जो पार्टी को फंड कर रहे हैं, सामने डेटा है, आप देख सकते हो पॉज करके। अब रीजन 1000 हैं, कुछ आपको पता है, पर कंपनीज एक तरफा बीजेपी को कैसे फंड करती हैं आप ये समझ लो कि टोटल कॉर्पोरेट फंडिंग का इलेक्शन कमीशन के दिए गए डेटा के अनुसार 85% सिर्फ बीजेपी को गया है। जलवा है हमारा। अकाउंटेबिलिटी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉलिसी, कुछ होना हो, जलवा तो है आपका और डर है हमारा। क्या भी हो भाई, इस टाइम पे जैसे आ रहा था इनकी ना मोनोपोली एक तरह से। ओह, स्पीकिंग ऑफ मोनोपोली, अगली खबर है एविएशन सेक्टर से। पिछले महीने आपको याद है इंडिगो ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी, कितना दिक्कत हुआ था। सबने बोला था कि इन्हीं को अगर तुम पूरा का पूरा मार्केट शेयर दे दोगे तो यही होगा। सरकार ने उस पर अब थोड़ा काम किया है और अब बताया है कि अब ये मोनोपोली डुओपोली के बाद अब बहुत जल्द आपको एयरपोर्ट पे 2 नई एयरलाइंस दिखेंगी, अल हिंद और फ्लाई एक्सप्रेस। इन दोनों कंपनीज को एविएशन मिनिस्ट्री ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसके अलावा शंखेर नाम की एक और एयरलाइंस है, उसको भी अप्रूवल दे दिया था, वो भी जल्दी ऑपरेट होने लगेगी। पर चलो मूविंग ऑन, प्रथानुसार अब आपको वो न्यूज बता देता हूं जिसका बाकियों को बताने में और आपका भी सुनने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। क्लाइमेट। इस साल यानी कि 2025 में क्लाइमेट ने खूब कहर ढाया है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस यानी कि भारी बाढ़, भारी बारिश, आंधी, तूफान, साइक्लोन, बहुत ज्यादा केसेस इनके हुए हैं। साल दर साल जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जंगलों में लगने वाली आग, फॉरेस्ट फायर, जो पहले गर्मियों में लगती थी, समर फिनोमिनन होता था एक, अब सर्दियों में भी लगने लगी है। अब ज्यादा फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं जिससे जंगलों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इतने हो रहे हैं कि सिर्फ इस साल 4500 लोगों की जान चली गई है, सिर्फ क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स की वजह से। एंड यहाँ सोच के देखो दोस्तों, हम कम्युनल टेंशन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हम इन सारे मुद्दों पर कितना हो हल्ला करते हैं और ये अकेला आंकड़ा इन सब से कहीं ज्यादा है, पर फिर भी हम क्लाइमेट और वेदर पे कितनी आवाज उठा रहे हैं। हो सकता है आदमियों की जान इंपॉर्टेंट नहीं हो, 77,000 मवेशी भी मर गए। चिकन खिलाने पे बंदे पीट देते हो ना तुम, 77,000 मर गए। सरकार से सवाल करते दिख नहीं रहा मुझे कोई। लोग मर गए, मवेशी मर गए, कितने लोगों के खेत बर्बाद हो गए, कितने घर बर्बाद हो गए। आज भी क्लाइमेट चेंज को हमारे देश में सीरियसली नहीं लिया जा रहा। एंड यहाँ पे जोक नहीं मारूंगा क्योंकि जोक हम हैं, बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ इसी साल तक था, अगले साल ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि 2026 में तो दुनिया खत्म है। अच्छा, इससे पहले अगली न्यूज की तरफ बढ़े, एक वीडियो मैंने रैंडमली ऐसे इंटरनेट पर देखी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ इसको शेयर करना चाहिए। हमारे यहाँ ना ट्रैफिक बहुत लगता है और ज्यादातर ट्रैफिक इसलिए लगता है क्योंकि एक रोड से बहुत ज्यादा गाड़ियां आ रही होती हैं, दूसरी रोड से भी बहुत गाड़ियां आ रही होती हैं, और जब वो दोनों रोड मिलती हैं तो सबको पहले निकलना होता है और अल्टीमेटली जैम लग जाता है। ऐसे चाइना में ना एक देखा मैंने, जहां वो बहुत डिसिप्लिन से जिपर मर्जिंग कर रहे थे। जिपर मर्जिंग, जैसे मैं आपको वीडियो भी यहां पे बगल में दिखा देता हूं। जैसे एक रोड से भी गाड़ी आ रही है, दूसरे रोड से भी गाड़ी आ रही है, तो ऑल्टरनेटिवली गाड़ियां मर्ज करती हैं एक जिप की तरह। पहले इस रोड से एक गाड़ी गई, फिर दूसरी रोड से एक गाड़ी का नंबर, फिर यहां से एक का नंबर, फिर वहां से एक का नंबर। तो इससे होता क्या है, बहुत सिस्टमैटिकली गाड़ियां पास करती हैं और एक डिसिप्लिन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा।
और ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो बहुत बड़े लेवल पे रोड कंजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं सामने जाम लगा हो या रोड सकरी हो तो ऐसा नहीं है कि आपको साइड से गाड़ी निकाल के अपनी गाड़ी बीच में लगा देनी है ताकि आप पहले निकल पाओ। अपनी लेन में ही पीछे लाइन लगाते जाओ और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, खासकर द स्टेट ऑफ मिजोरम, मेरे कई सारे दोस्त हैं जो वहां घूमने गए तो उन्होंने बताया कि वहां भी अगर कहीं कंजेशन होता है तो कोई अपनी लेन क्रॉस नहीं करता, सब अपनी ही लेन में रहते हैं, चाहे वो बाइकर हो चाहे वो गाड़ी वाला हो। अगर बीच में लाइन ड्रॉ है तो इसी लाइन के साइड में रहेंगे। एंड दैट इज द डिसिप्लिन वी नीड एंड दैट इज समथिंग आई फाउंड वेरी ब्यूटीफुल एंड वर्थ शेयरिंग। और अब वो वायरल वीडियोस जिनसे चलता है सोशल मीडिया का बाजार, हम डिस्कस करते हैं उनको इन द नेक्स्ट सेगमेंट। इनको जानते हो तुम? और अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी अधिकारी नहीं है, बीजेपी की एक पार्षद है दिल्ली की। हाँ, लेकिन एटीट्यूड इनका ऐसा है जैसे अमित शाह, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के साथ बैठ के लूडो खेलती हूं। इनकी इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस वायरल दिख जाएंगी जहां पे ये लोगों से बदतमीजी करते हुए, तेज आवाज में बात करते हुए, लताड़, बस यही सब। एक और वीडियो वायरल हुई। क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, इससे फर्क छीन लो। इसे 8 महीने हो गए बताए हुए मुझे। अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। हिंदी 1 महीने में नहीं सीखी तो इधर पार्क नहीं मिलेगा। पार्क नहीं मिलेगा, आपके पार्टी ऑफिस का गार्डन है जो आप दोगी और हम आपसे लेंगे, ये हमारा ही है। अब एक तो नेता आजकल भूल गए ना कि हमारे नौकर हैं ये। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ यार। anyway, अब यहाँ पे ना बच्चों का एक फुटबॉल कोच था अफ्रीकन ओरिजिन का। फिर वही मुंबई की बीमारी, हमारे यहाँ रहते हो तो हमारी भाषा बोलो। डे वन इज अ मराठी स्पाई इन दिल्ली। और फिर इतनी रेसिस्ट बात बोलती है ना ये औरत। रेसिस्ट का मतलब बता देना इनको कि रेस नहीं लगाना होता है, बताना पड़ता है। आजकल पढ़े लिखे नहीं होते ना नेता, आपको देख के तो यही समझ में आता है। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो तुम जिम्मेदार हो। कौन है जिम्मेदार दोनों में से? अब यहीं पर अगर अफ्रीकन यूनियन संज्ञान लेके इंटरनेशनली कॉल आउट कर दे तो हमारी देश की कितनी बेइज्जती हो। पर खैर, ये तो माई बाप वाली पार्टी से हैं, कौन सुनेगा। बात में जाना नहीं। एक्सक्लूसिव फुटेज ऑफ आवर गवर्नमेंट गिविंग फुल सपोर्ट टू फुटबॉल। मैसी सही है, इसको मैसी से नहीं मिलवाया वरना उसको भी बोलती। यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। मातृभाषा, अबे उसकी माँ यहाँ की थोड़ी है। अरे उसकी हिंदी से तुम्हें क्या काम कर रहा है अपना वो। इतना लॉजिक उन्हें समझ में आ जाता। अगर किस कॉन्फिडेंस के साथ रिकॉर्ड करवाते हैं ये लोग कि सही बोल रहे हैं, गलत फहमी में है, कौन बताएगा इन्हें। नहीं, ये गलत फहमी में नहीं है भाई। हम लोग एस जनता ना इतने बेवकूफ और इतने डरे हुए हो गए हैं कि इन लोग की ये हिम्मत सिर्फ करने की नहीं, उसको रिकॉर्ड करके पोस्ट करने की भी हो गई है। बाद में जब आंटी को लोगों ने ढंग से गिराया तब जाके इन्होंने माफी मांगी। मेरी भाषा से, शैली से किसी को भी दिक्कत महसूस हुई, ठेस पहुंची, उसके लिए खेद व्यक्त करती हूँ। लेकिन माफी उसको दी जाती है जो एक आध बार चिल्ला दिया हो, जिसकी गलती हो, फितरत नहीं। पहली बार नहीं है ऐसी। पता नहीं इनकी और एक और कोई इनका ही पार्टी का एमएलए है, इतनी सारी वीडियोस आती हैं जहां पे ये जाके अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से कहीं कोई छोटा आदमी पकड़ लेंगे, वर्कर पकड़ लेंगे और इतनी बदतमीजी से बात करते हैं जैसे हमने इनको नहीं, इन्होंने हमें रखा हो। और यहां तुम मुझे कह लो कांग्रेसी, एंटी नेशनल, एंटी हिंदू, फलाना ढिमकाना, अगर तुम बीजेपी सपोर्टर हो तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि जितनी बदतमीजी से तुम्हारे नेता बात करते हैं बाकी और कोई करता नहीं दिखता। अगर है तो मुझे बता दो। एक और वीडियो वायरल होती है नीलांचल एक्सप्रेस से, जहां पे उड़ीसा के कुछ रेसलर्स बलिया जा रहे थे नेशनल स्कूल गेम्स रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए। पर वहां पहुंचने से पहले इन्हें लड़ना पड़ा डिपार्टमेंट के मिसमैनेजमेंट और ठंड से। वीडियो करा तो बड़ा अक्सर हमें लगता है कि हमारा देश स्पोर्ट्स में तेजी से आगे बढ़ रहा है, पर उल्टी दिशा में। What do people expect? लॉल, they had unconfirmed tickets. Everyone is treated fair. बिल्कुल सही बात है भाई, अनकन्फर्म टिकट्स थे इनके, बट ये स्कूल का कंपटीशन करने नहीं जा रहे। फिर सवाल पूछो कि हमारे जो नेशनल लेवल एथलीट्स हैं उनको जब कंपटीशन के पहले टिकट नहीं मिल रहा तो व्यवस्था कहां जा रही। खैर ये मैंने बोल दिया, आप मुझे एंटी नेशनल बोल दोगे तो। @ रजत शर्मा, ये देख, इसको भी दिखाना होता है। देखिए, इंडियन रेलवेज बहुत बड़ी ट्रेन चलती है, उसमें कुछ लोगों को अनरिजर्व टिकट्स मिल जाती है, कुछ उसमें से नेशनल एथलीट्स निकल जाते हैं, पर उसमें सरकार को दोष लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बाबा, बीजेपी मिनिस्टर्स फ्लाइंग ना, दैट्स मोर देन इनफ। डोंट वरी, वंस दे विन मेडल्स देन गवर्नमेंट विल जॉइन देम फॉर फोटोशूट।
कॉमन हैज नो वेल्थ बट वी गोना होस्ट कॉमनवेल्थ। गुड वर्ड प्ले। हाँ, कॉमनवेल्थ भी होस्ट करेंगे, हम ओलंपिक भी होस्ट करेंगे। और इनकी व्यथा पता है यहाँ खत्म नहीं होती। ये बेचारे ऐसे अभी ठंड से कुकुड़ते जाएंगे, अगले दिन जब ये बॉक्सिंग रिंग में जाएंगे तो पता चला कहीं ग्लव्स फटे हुए हैं, कहीं किट नहीं है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से भी जूझना पड़ता है। मैं तो नेशनल लेवल सॉफ्टबॉल प्लेयर से मिला हूं, उनकी इतनी हालत खराब थी कि उनको अपने इक्विपमेंट्स अपने स्कॉलरशिप के पैसे से खरीदने पड़े थे। चलो अगले वायरल वीडियो हो सकता है व्हाट्सएप पर आपके पास आई हो, ये वाली, जहां पर एक कुक कढ़ाई में कुछ शायद बिरयानी बना रहा है, दाढ़ी टोपी ऑब्वियसली धर्म विशेष, और अगले ही मोमेंट में वो बगल की नाली से पानी उठा के उसके अंदर डाल देता है। हे भगवान, बताओ हमारे सब्जी फलों में थूकना मूतना कम था जो है नाले का पानी भी इसको अभी शेयर करते हैं, बताते हैं सबको क्या ये चल रहा है नाली जिहाद। और फिर हमारे पार्षद साहब जाएंगे गरीब दुकानदारों से बोलेंगे कि तू अपनी दुकान बंद कर, नाम चेंज कर, जस्टिफिकेशन मिल जाएगा। और यही नेक सोच के साथ अगर आपने ये वीडियो शेयर कर दी तो बता दूं ये वीडियो फेक है, एआई जनरेटेड है। ये बहुत होने लगा है आजकल कि आपसी धर्म मतभेद फैलाने के लिए झूठी फेक एआई जनरेटेड वीडियोस आप तक पहुंचाई जाती हैं गलत नैरेटिव के साथ। ये पता क्या फेक न्यूज फैला रहे थे कि मुसलमान आदमियों ने मिलकर एक हिंदू औरत का बलात्कार कर दिया। फिर जब बाद में वहां पे सिचुएशन खराब होने लगी तब जाके पुलिस ने इनको अरेस्ट किया। ये सब चल रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई वीडियो या हर कोई न्यूज आती है वो फेक होती है, कई सारी जेन्युइन भी न्यूज हो सकती है, पर क्या फेक है क्या जेन्युइन है शेयर करने से पहले एक बार आप खुद फैक्ट चेक कर लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर नहीं कर पाए तो हम तो बैठे ही हैं। अच्छा, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया में एक लॉ पास हुआ था कि 16 साल के कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया जाएगा। फिर राजस्थान के जलौर में कुछ बुद्धिजीवियों ने वीडियो देखी, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, हमको भी करना है। पर हर विदेशी चीज को इंपोर्ट करने से पहले उसमें थोड़ा देसी ट्विस्ट डाला जाता है। तो इन्होंने भी कहा कि सारे नहीं बल्कि जो स्मार्टफोन है इंटरनेट वाले वो बैन किए जाएंगे, सबके लिए नहीं, सिर्फ घर की बहू बेटियों के लिए। समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। मोबाइल फोन बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है, जिसे सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया। फेमिनिस्ट सोसाइटी हो गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पाबंदी बेटियों पे ही लगाओ। और रीजन दिया है ताकि बच्चे डिस्ट्रैक्शन से बच सकें, अपनी आईसाइट बचा सकें। आंखें क्या सिर्फ लड़कियों की खराब होती है, माँ की आंख। एंड रिस्ट्रिक्शंस देख रहे हो तुम कि सबके लिए वैसे बैन है, लेकिन जो बेटियां स्कूल कॉलेज जा रही हैं वो चला सकती हैं, पर घर के अंदर। पढ़ाई करने वाली लड़कियां पढ़ाई की जरूरत में अगर जरूरी लगे तो वो बच्ची घर आने के बाद मोबाइल अपने घर से बाहर नहीं ला सकती। अगर आप उस साइड के हो तो कौन से गांव में ये फतवा लागू किया गया है चेक कर लो। Dear women, please study, work hard and get out of such places. Misogyny won again because when women get smartphones, patriarchy gets anxiety. Congratulations on proudly upgrading backward to ancient times. North Korea? Relax guys, ये old gen बस 15-20 years में end हो जाएगी, तो new gen से बहुत उम्मीद है तुम्हें। हैं? क्या कहता था तालिबान? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? ओल्डी ना खुश रहेंगे और ना दूसरों को रहने देंगे। मेरा देश बदल पीछे बढ़ रहा है। अब क्लियरली यहाँ पे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिप्शन हो रहा है, पर कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि जिसे कंप्लेन करनी है उसे घर के बाहर ही नहीं निकलने दे रहा। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है पेट्रियार्की का। जब रूढ़िवादी आदमी समाज चलाते हैं और समाज में औरतें अनसेफ हो जाती हैं तो समाज सुधारने की बजाय औरतों को कंट्रोल करते हैं। पेट्रियार्की 101। जितना जरूरी सूडोस को कॉल आउट करना होता है ना, इन लोगों को भी उतना ही जरूरी कॉल आउट करना होता है, क्योंकि जब तक ये रहेंगे वो भी रहेंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनके लिए वही सही है, क्योंकि जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही गैंग्स ऑफ वासेपुर तो देखी होगी तुमने। लड़कियों का फोन छीन लेंगे, फोन इंटरनेट नहीं चलाने देंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास एक डिजिटल आइडेंटिटी होगी, उसके पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होगा, वो एम्पावर हो पाएगी। नहीं, वो लड़कों से बात कर लेगी। और हमारी लड़की पराये लड़कों से कैसे बात कर सकती है? घर की इज्जत, क्योंकि हमने नहीं कमाई तो हम उसको ही समझ लेते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड का कमेंट सेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं तो बस सोच रहा हूं कि कितने सारे और कितने तबके के लोग गाली देंगे। ऐसे ही पोस्ट वायरल होता है रेडिट पर। यहाँ बैंगलोर में एक लड़की रह रही थी, रात को उसने अपने फ्लैट में पार्टी वगैरह की, उसके दोस्त वगैरह आए, दोस्त में लड़के भी थे, तो उसके सोसाइटी के कुछ अंकल आ गए वहां पे, कह रहे फ्लैट में लड़के कैसे आ गए, ये तो गलत है, ये ऐसे कैसे हो रहा है सोसाइटी में, आपको पता नहीं है आप टेनेंट हैं, आप चलिए खाली कीजिए कल से। अंकल लोगों को पता नहीं था कि ये जो लड़की है एक तो टेनेंट नहीं है, इसका खुद का फ्लैट है, और उससे भी बुरी बात ये है वकील। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। उसने ट्रेसपासिंग और असॉल्ट का एक सिविल सूट फाइल कर दिया 62 लाख रुपए का। अंकलों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई।
आंटी आ गई अगले दिन, अरे बेटा ऐसा कुछ मत करो, ये आपके ही पापा की उम्र के अंकल हैं, खाली टाइम होता है तो आ जाते हैं बेइज्जती कराने, 62 लाख छोड़ो 62,000 इन पे होते तो इनको मथुरा वृंदावन भेज देते, बेटा ऐसा मत करो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। It's always satisfying to teach a lesson to these Indian uncles and aunties. केस बंदी कर रही है पर खुशी मुझे हो रही है। बड़ा हरामी हो बेटा। This should reach all the society WhatsApp groups. तो मैं ही निकाल देंगे बेटा। Now full disclosure, ये पोस्ट हो सकता थोड़ा मेड अप हो, क्योंकि रेडिट जो चलाते हैं उसे पता है कि एनोनिमिटी बहुत होती है। तो इनका जब किसी ने टाइमलाइन चेक करी इस प्रोफाइल की तो पता चला बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज हैं। पहले भी ऐसे बहुत सारे पोस्ट किए गए हैं जिसमें ऐसा रेज बेट किया गया, बाद में डिलीट किया गया, पर तरीका अच्छा है। जो अंकल आंटी आते हैं ना परेशान करने, अपने फ्लैट में पार्टी दो दूर की बात, गली में बात कर रहे हो, पार्क में बैठे हो, बहुत अंकल आंटियों की संस्कृति बिगड़ जाती है इतने में ही। तो उनको बताना पड़ता है कि भैया सुनो, हमारे घर वालों ने फोन बैन नहीं किया था, हमें अपने राइट्स पता है। क्यों हिला डाला ना। अब यूजुअली ना ऐसी बातें करना आजकल थोड़ा रिस्की है, लोग ऑफेंड हो जाते हैं ना, क्योंकि अब जो खबरें आने वाली हैं उन पर कोई नहीं लेता ऑफेंस, बिकॉज दे हैव नो सेंस एंड वी कॉल देम। अच्छा, इस टाइम देश के पोल्यूशन का सीन तुम्हें पता है। अब की बार दिल्ली में तो समझ में नहीं आता कि AQI देख रहे हैं या टेस्ट मैच का स्कोर। और जब पोल्यूशन इतना बढ़ जाए तो एक आइडियल डेमोक्रेसी, एक आदर्शवादी समाज में क्या होगा? रिजाइन दे देंगे। क्या दे देंगे? रिजाइन। साला इतना मत हंसाओ यार, कॉमेडी तो है देश में। देखो फिर तुम कहते हो न्यूज में कॉमेडी कैसे डालता हूं मैं। 4-5 चीजें जो ऑब्वियसली होती है। पहली बात तो हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती कि भैया ये नॉर्मल नहीं है। फिर GRAP मेजर्स जो होते हैं वो लग जाते। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फोकस किया जाता ताकि भैया वेहिकुलर पोल्यूशन कम हो। या फिर जो 28,000 करोड़ का फंड पड़ा हुआ है उसको उठा के उसका यूज करते, पॉलिसी बनाते, कुछ करते कि सांस नहीं आ रही। पर ये सॉल्यूशन ढूंढना है आम जिंदगी। हम प्रॉब्लम ही नहीं मान रहे। AQI स्टैंडर्ड्स विदेश के हैं, हमारे यहां हमारे हिसाब से पोल्यूशन ही नहीं है। ये है मेंटोस जिंदगी। और फिर अगर लोगों ने बोल भी दिया कि कैसे नहीं मान रहे तुम, हमें तो दिख रहा पोल्यूशन, तो हम तंदूर बैन कर देंगे, अपने रिस्क पे आए। और तुम्हें लग रहा है तो क्रेजी सटायर हो गया, तो रुको अभी हम टॉप करेंगे इसको। पर इस हफ्ते दिल्ली के LG VK सक्सेना ने एक बढ़ते हुए पोल्यूशन के खिलाफ एक कदम उठाया है और लिखा है एक पत्र, एक लेटर दिल्ली के CM को, पर एक्स CM को। बेवकूफ जनता के साथ बेशरम पॉलिटिक्स तब हुई जब दिल्ली के LG ने एक 15 पेज का लेटर लिखा है फॉर्मर CM अरविंद केजरीवाल को कि सुनो, तुमने जो काम नहीं किया ना उसकी वजह से हम काम अब कर नहीं पा रहे। दिल्ली का जो आज का प्रॉब्लम है उसका कल के लीडर से जवाब मांगा जा रहा है। लेटर में कहा गया कि आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में 11 साल थी और उसमें उन्होंने हवा, पॉल्यूशन, डेवलपमेंट पे कुछ काम नहीं किया, इसीलिए आज बीजेपी काम कर नहीं पा रही। रुला दिया ना बेचारी को। अब समझ में आया 40% लोग दिल्ली क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। इस पर आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया जो मैं नहीं लगाऊंगा, बस मीम से समझ लो। ये भी मेरी गलती है। And you know, I'm like almost inspired by this BJP tactic. आज की जिम्मेदारी ना लेनी पड़े इसलिए कल की सरकार को भर भर के गाली दो। सेंटर में कांग्रेस, स्टेट में जो भी हो। अगली खबर है क्विक कॉमर्स से। हाल ही में स्विगी इंडिया ने अपनी एनुअल रिपोर्ट निकाली, हाउ इंडिया इंस्टामार्टेड, मतलब उनके प्लेटफॉर्म में भारतीयों ने क्या क्या, कैसे, कब, कितना ऑर्डर किया। स्पॉन्सर्ड नहीं है, स्विगी ने पैसे छोड़ो कूपन कोड तक नहीं दिया है। शक का माहौल चल रहा है दोस्तों, बताना पड़ता है। और भाई लोगों ने अलग अलग चीजें ऑर्डर की हैं। साल में सबसे ज्यादा ऑर्डर करने वाले व्यक्ति ने 22 लाख के ऑर्डर किए इस ऐप से। नाउ रिमेंबर, ये सिर्फ एक ऐप की बात हो रही है, तो तुम एक के एग्जांपल से समझ लेना कि ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, बीबी डेली सब मिला के कितना पैसा खर्च हो रहा है। एंड कुछ लोग होते हैं जिनका कंज्यूमर बिहेवियर बन गया है, अब वो हर चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उनका बिल लंबा जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही ऑर्डर को बार बार ऑर्डर करते हैं। जैसे बेंगलोर में एक व्यक्ति ने सिर्फ एक ऐप पे एक साल में 4.5 लाख के नूडल ऑर्डर किए। नूडल, रैमेन, मैगी, yippee। मुंबई के एक यूजर ने 16 लाख रुपए सिर्फ रेड बुल पे खर्च किए। एक चेन्नई का व्यक्ति है, उसने 2.5 लाख पेट सप्लाईज में खर्च किए। 2.5 लाख रुपए पेट सप्लाईज, इसका कुत्ता मेरे से ज्यादा अमीर है भाई। एक नोएडा का व्यक्ति है, उसने 2.5 लाख के प्रोटीन सप्लीमेंट्स ऑर्डर किए। अब समझ में आया इंडिया में प्रोटीन डेफिशिएंसी क्यों है। ऐसा नहीं है प्रोटीन की कमी है, 2.5 लाख का तो ये खा जा रहा, हमारे पास बचेगा कैसे। और चेन्नई में एक व्यक्ति ने एक ही साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा
नहीं, मैं नहीं मानता। 1 लाख से ज्यादा कंडोम, नहीं ये एक जन्म के हैं। हाँ भाई, इसने 228 बार निरोध मंगाया, महीने में करीब 20 बार। अब समझ में आई ना इनइक्वालिटी, कुछ लोग इतना ले जाते हैं, बाकी के पास बचता नहीं। 1 लाख का ये जॉनी सिंस का फैन है या निक्स इंडियन का कंपटीशन? मैं पता चला रहा था। अगली ये नॉनसेंस न्यूज सुनो गुजरात से। इससे पहले ना थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। तुम्हारे गंजेड़ी दोस्त हैं क्या? नहीं। चरस गांजा मेरे को प्यारा नहीं पता मुझे, मत पूछो मुझे। नहीं है, कभी बने या ना बने तो तुम्हें एक बताता हूँ। उसके लिए ना एक उनका रोलिंग पेपर आता है, एक पेपर आता है, क्या उसको क्या कहते हैं, रोच, वो राजा जी। फिर पूछेंगे तुम्हें कैसे पता है? बात है जीवन जिया है। अब इंडिया में वीड गांजा बैन है, तुम्हें पूरा जानना हो तुम ये वाली वीडियो देख लो। पर पेडलर इलीगल मार्केट, फिर भी नशे चल रहे थे। तो गुजरात की होम डिपार्टमेंट ने कहा कि कुछ अलग किया जाए, ना रहेगा बांस ना बनेगा जॉइंट। गुजरात के होम डिपार्टमेंट ने प्री रोल रोलिंग पेपर ही बैन कर दिया कि स्कोर तो कर लोगे पर फूकोगे कैसे? अब हम मजाक मजाक में बिल्कुल बोल रहे हैं, पर ये बहुत सीरियस खबर है। गलती से भी दिल्ली की रेखा गुप्ता को नहीं पता लगना चाहिए, वरना बोलेगी पॉल्यूशन तो इससे भी होता है, इसे भी बैन करो। आपने रिस्क में आए। खैर रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है। उन्होंने कहा कि इस पेपर में पोटेशियम नाइट्रेट, टाइटेनियम ऑक्साइड, आर्टिफिशियल डाई और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो इंसानों के लिए हानिकारक है। माय गॉड, देयर होल लाइफ वाज अ लाई। जो अंदर डाल के फूक रहे हैं उससे बॉडी बनती है, पेपर हानिकारक है। अच्छा, अगर आपने हमारा कम्युनिटी पोस्ट देखा हो तो पता होगा कि हम रिसेंटली जर्मनी गए थे, वहां ध्रुव भाई से मिले। किसी ने उसके नीचे कमेंट किया जर्मन शेपर्ड के साथ देसी कुत्ता। बहुत बुरा लगा मुझे, बट बहुत फनी भी था। पर वहां पे एक बड़ा खूबसूरत नजारा मैंने देखा, जहां पे एक आदमी ना लीश के साथ अपना कुत्ता को मारा था, पर उसके पास ना कुत्ता नहीं था। क्या? फिर मैंने रिसर्च की तो पता चला कि वहां एक नया ट्रेंड चला है, हॉबी डॉगिंग। हॉबी डॉगिंग वेरी इंटरेस्टिंग, लिसन टू इट। वहां लोग ना एक इमेजिनरी कुत्ते को पालते हैं और उसको ट्रेन करते हैं। मतलब डॉग वॉक पे वॉक तो होती है पर डॉग नहीं होता। बाय द वे, इसीलिए ये सेगमेंट नॉनसेंस न्यूज है। मैंने जब वो देखा तो मैंने रियलाइज किया इससे बेटर तो हमारा इंडिया है, कम से कम हम असली कुत्तों पे तो लड़ते हैं। चलो अब देखते हैं इस हफ्ते के कुछ वायरल मीम्स। वायरल मीम्स क्या देखने, तो मतलब सबको ही पता है। यहाँ तुम लोग का कैमरा चालू हो गया? क्या गोरे गोरे मस्त लग रहे हो। मैंने गोरे गोरे बोला, सोनू बेटा क्या यही एक पैरामीटर है खूबसूरती का? सोनू के मन में वो गाना याद आ रहा होगा, निगाह मार दा। ए भाई, मैं सुना ही नहीं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। तुम सुन लिए, तुम सुन नहीं पाए। ये पता, ये तब मैं बोलता जब लोग मुझे मिसोजिनिस्ट बोलते हैं कि तुम बोल रहे मेरे को स्पेलिंग ही नहीं आती, मतलब ही नहीं पता। जाओ, हमको नहीं पता। तंग किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा कि 17 स्वेटर तुम पर बिल्कुल जच रहा है। थैंक यू। ये तुम्हारी मम्मी ने दिलाई ना? तुमको कैसे पता? बचपन में बहुत होता था यार। मेरे को स्वेटर एक बुना था, ऐसा क्रीम और ब्राउन कलर का स्वेटर था। इतना क्यूट स्वेटर लगता था, लेकिन उसकी जो नेक थी वो इतनी बड़ी थी। ठीक, हाँ, मैं पहनता था। अगर मैंने सिर्फ, और उसको वो कंपलसरी था कि तुम्हें कम से कम 3-4 लेयर नीचे रखनी है, क्योंकि अगर सिर्फ तुमने स्वेटर पहन लिया तो तुम देख रहे हो पहनते ही साथ। बेटा स्वेटर पहनो। स्टीफन हॉकिंग ऑन एप्स्टीन आइलैंड। पूरे फीड में भरा हुआ है और लोग ये कह रहे हैं कि ये भला कर क्या रहा था वहाँ। मेरा एक ओपिनियन है इसमें। ये हाँ, तुम्हारा ओपिनियन क्या है इसमें? मैं सुनना। मे बी ही वाज द विक्टिम। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तो थोड़ा उन्होंने जो रिडेक्ट किया है ना, मुझे तुम्हारा रिडेक्ट करना पड़ेगा थोड़ा। तुम भी कोई बहुत ऑडियंस फ्रेंडली बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। कहता मे बी ही वाज अ विक्टिम। मिर्जापुर के रियल बाबूजी। डज गॉड एग्जिस्ट? देखिए तुमने ये वाली डिबेट?
ओहो बहुत सही डिबेट यार। हाँ वही यही मौलाना है ना जो एक बार याद है मीम रिव्यू में आपने बोला हाँ 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 ये सेम मौलाना है। हाँ मैंने मौलाना साहब को, तुमने ही कोई मीम दिया था, मैंने कोई रिएक्ट कर दिया, मौलाना साहब ऑफेंस ले गए, मौलाना साहब ने मेरे को सुना दिया वहाँ पे। जनाब गोस्वामी साहब, आप इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक फाइनेंस की ABCD से भी वाकिफ नहीं है और आप तो न्यूज अपडेट्स दिया करते थे, तो आप अच्छे बच्चों की तरह अपने नीच के मुताबिक ही वीडियोस अपलोड करें। नहीं यार जावेद साहब तो समझ, मौलाना साहब मेरे साथ तो वो हालत करेंगे जो टेट के साथ हुई। ये देखिए हमारा भगवान मोदी जी हैं। मोदी जी हैं, और मैं तो कहता हूँ पूरे देशवासियों से कि धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर। बीजेपी हटी, मोदी पगलू फाइनल बॉस। नहीं भाई ये फाइनल भी जीत गया, ये विनर है। इट्स शेमफुल बीजेपी। ये कहता है अब हमारे साथ काम नहीं करेगा। अर्नब क्यों भाई, अगर कोई पैसे की बात, पैसों की बात नहीं है चौधरी साहब, बस मन से उठ गया इन सब चीजों से, इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ। नहीं मैं नहीं मान सकता यार, अर्नब इतनी शांति से बोल ही नहीं सकता। कहाँ छिपा हुआ है? 2025 का आखिरी अजूबा। आपके ट्वीट का इम्पैक्ट। मेरे ट्वीट का, मैंने कौन सा ट्वीट किया? कि गोस्वामी समाज की तरफ से। अच्छा हाँ गोस्वामी समाज की तरफ से अर्नब तक पहुंच गया वो ट्वीट, दिल पे लग गई। इज्जत बचाने के लिए थैंक यू चाचा। अब थोड़ा रिपब्लिक में एक संडे शो हो जाएगा। भाई वो अच्छा काम कर रहा है, उसे सपोर्ट करना। हाँ हाँ सही बात है। 100 चूहे खा के बिल्ली रिपब्लिक को चली। What one bounce check can do to a man? Oh no! लोग कह रहे हैं हम 30 करोड़ लेके माने गए। हो गया, अब 15 नहीं, अब मेरे को चाहिए 30, दोगुना। प्रियंका गांधी हैविंग चाय विद मोदी जी। मैं इधर जर्मनी कब क्या आया, तुम लोगों ने पार्टी बदल ली। When she said he's just a friend. भाई बहन है यार। आई एम ऑलवेज सपोर्ट राहुल गांधी। ये पक्के में बीजेपी का वोटर है। देखना कांग्रेस राहुल गांधी का पत्ता साफ होने वाला है। इंडिया नीड सीरियस एंड सेंसिबल ओपोजिशन। हाँ तो बीजेपी वालों को बिठा देते वहां पे। मिर्ची लगी जली ना, तेरी भी जली ना। मोदी जी ऑन क्रिसमस, अनभक्त ऑन क्रिसमस। यहाँ पे सेंटा क्लॉज की तोड़ाई कर रहे हैं, वहां सामने स्टेज पे मोदी कह रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से तो हमारा नाता बहुत पुराना है, लेकिन बच्चों को कॉन्वेंट में ही डालेंगे। आमीन, हालेलुया हालेलुया। एक तो वो बजेंद्र भाई अपने आजकल जेल चले गए ना, तो वो भी नहीं बचा पा रहे, वरना वो आ जाते मेरा ये। तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। दिल्ली भी राइट नाउ। आपको कैसा लग रहा है? पहले घर वालों के डर से 2 किलोमीटर दूर जाके सिगरेट पीता था, अब स्मोक की वजह से देखो बिल्कुल घर के नीचे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा हूँ। अच्छे दिन तो कोई डर। हाँ मम्मी दूध लाना है ना, ले आऊंगा। तो आपकी मम्मी को सिगरेट नहीं दिख रही है? ना बिल्कुल नहीं दिख रही है, देखिए मम्मी मम्मी। पॉल्यूशन के फायदे अभी आपको क्या पता। कांग्रेस के टाइम में एक सुटेरी को 15 रुपए एक सिगरेट पे खर्च करने होते थे। अगर एक सुटेरी एक डिब्बी 2 रोज की पीता था तो 150 रुपया प्रति माह खर्च हो जाता था, यानी महीने में लगभग 4,500 का खर्चा। अब वो 4,500 की सीधी बचत आपकी हो रही 15 करोड़ रुपए पेटीएम पर। ले लो सब्सक्रिप्शन ले लो, 60 रुपए का सब्सक्रिप्शन, बस कुछ नहीं, बस बेचने आया हूं मैं। अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो हमारे चैनल की मेंबरशिप ले लो, सार्थक जनता पार्टी ज्वाइन करो। ये वीडियो और चैनल का एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको हमारे चैनल पे अपलोडेड मिल जाएगा। वीडियो यहीं समाप्त होता है। लाइक करना अगर पसंद आया, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। जिसको गाली देनी है वो कमेंट सेक्शन में दे चुका है, खोल के पढ़ सकते हो। और बस यहीं तक था इस हफ्ते का कारवां। अगले हफ्ते मिलेंगे विथ मोर न्यूज एंड एंटरटेनमेंट। टिल देन टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।